हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। तो आज वाली वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि यार आप लोगों के हमारे चैनल पे एक पोल करवाया था मैंने कि आप लोग आखिरी के इस समय के अंदर कौन से वीडियोस देखना पसंद करोगे। तो लगभग 60% लोगों ने ये वोट किया था कि हमें जेईई एडवांस की स्ट्रैटेजीज वगैरह की वीडियोस चाहिए आखिरी के 15 दिनों में। तो आज यार हमारे साथ एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जेईई एडवांस में काफ़ी बढ़िया फोड़ रखा है, और आज आखिरी के 15 दिनों के अंदर आप लोगों को क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये डिस्कस कर रहे होंगे हमारे साथ। तो हम उनके आपको इंट्रोड्यूस करते हैं अविनाश के साथ, जो कि करेंटली फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है आईआईटी धनबाद के अंदर, और इन्होंने अपने मेंस के अंदर 97 परसेंटाइल से उठ करके अपने एडवांस के अंदर यार 2000 रैंक तक अपने को पहुंचाया। तो आखिरी के 15 दिन इन्होंने किस तरीके से अपने जेईई एडवांस की तैयारी में इन्होंने लगाया था, और किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया, किस तरीके से पढ़ाई की, क्या चीजें स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, ये सभी कुछ आज वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इनके साथ। तो यार अभी तक अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। और अविनाश भाई का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहां से फटाफट से जाकर के इनको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ओवर टू यू अविनाश की सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं कि आपने जो आखिरी के 15 दिनों में क्या माइंडसेट था आप लोगों का, आपका क्या माइंडसेट था, मतलब कि किस तरीके से क्या करना चाहते थे। मतलब मेंस के अंदर यार आपकी 97 मतलब परसेंटाइल आई थी, और वहां से उठ के एडवांस के लिए किस तरीके से मोटिवेशन आया, क्योंकि आपका वो उस तरीके का मतलब नहीं था कि 99 परसेंटाइल ला चुके हो, और आप मतलब उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं था आपको कि 97 परसेंटाइल आए थे। तो वहां से आप कैसे आखिरी के 15 दिनों में उठ करके आए और एडवांस को फोड़ा, अंडर 2000 रैंक लाई, और करेंटली आईआईटी धनबाद के अंदर पढ़ाई कर रहे हो। तो इसके बारे में कुछ बताओ। तो जब मेरा एडवांस मतलब मेंस में 97 परसेंटाइल आया, लेकिन स्टार्टिंग से जब प्रिपरेशन स्टार्ट ही किए थे तभी से मन था कि आई वांट टू बी एन आईआईटीएन नॉट एन एनआईटीएन। ये मेरा परसेप्शन था। तो इसीलिए जेईई मेंस के रिजल्ट को साइड करके एडवांस पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं कि जो होगा एडवांस में होगा, और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हम तो अपना बेस्ट देना चाहेंगे। तो जब एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो जेईई मेंस और एडवांस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। सिलेबस वाइज तो फ़र्क नहीं होता, लेकिन माइंडसेट वाइज बहुत फ़र्क होता है। लाइक कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, वो टॉपिक तो हमें आता है, बट क्या उन टॉपिक के क्वेश्चंस हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। तो अगर मेरा देखा जाए तो लास्ट के 15 डेज तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे मेरे लिए। मीन्स उस टाइम टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना, फिर कौन से टॉपिक के कौन से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा। और ये सारी चीज़ें करते करते इतना कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि लगने लगा कि हाँ हम कर सकते हैं, एडवांस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्योंकि जो टेस्ट दिया करते थे वो पीवाईक्यूज नहीं हुआ करते थे, वो सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रहते थे, बट एकदम ब्रांड न्यू वन। मीन्स कि बिल्कुल न्यू क्वेश्चन रहते थे जिसको हम पहले देखे नहीं हैं। पीवाईक्यूज भी करते थे, मीन्स चैप्टर वाइज करते थे, ताकि उससे बस कॉन्सेप्ट गेन हो और उसको अप्लाई करते थे बिल्कुल ब्रांड न्यू टेस्ट में। तो ये रहा मेरा लास्ट 15 या फिर कह लीजिए लास्ट 30 डेज का स्ट्रैटेजी। क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस में मेरे टाइम पे तो 1 मंथ का गैप था, फुली 1 मंथ, तो ऐसे करके। हाँ, मतलब लास्ट के 15 दिन में मतलब फुल्ली मतलब कॉन्फिडेंस हो जाना और फाइटर स्पिरिट के साथ मतलब लड़ते रहना है कि मतलब अगर जो कुछ भी नहीं हुआ तो मतलब ठीक है, जो कुछ भी हो रखा है हम अपना बेस्ट देंगे, अगर जो होगा वो मतलब हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम अपना बेस्ट देने की ट्राई करते रहेंगे आखिरी के समय में। तो आप लोगों को भी यही करना है यार कि आखिरी के टाइम में जो 15 दिन है सब कुछ को साइड कर दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो अपने लाइफ से, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। दोस्त क्या कर रहा है, दोस्त के कितने रैंक आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ये अविनाश भाई आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे मेरे हिसाब से, ठीक है। अविनाश, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल कितने मॉक टेस्ट आपने लगभग लास्ट के 15 दिनों के अंदर दिए थे, जो कि मतलब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, या फिर टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मतलब रैंक्स वगैरह और मार्क्स वगैरह इंप्रूव हो सकते हैं। तो आपने कितना मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट किया था लास्ट के 15 दिनों में? अगर स्टार्टिंग से टोटल काउंट करें तो 43 टेस्ट दिए थे, लेकिन अगर लास्ट के 15, अच्छा टोटल स्टार्टिंग, लेकिन शुरुआत से स्टार्टिंग में ऐसा मेरा था स्ट्रैटेजी कि हर वीक में एक दिन संडे को, जनरली संडे को 2 सिटिंग देते थे, 9 to 12 एंड 2 to 5, ये ऐसा रहता था मतलब फुल टेस्ट। ओके। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आया, लाइक 1 मंथ का टाइम बचा, तो
उस टाइम वीक में 2 हो गया, एक संडे और एक वेडनेसडे। लेकिन जब ये लास्ट 15 डेज आया तब तो अल्टरनेट या फिर 2 दिन का गैप के बीच में। लेकिन इतना मीन्स फ्रीक्वेंटली टेस्ट देना भी, मतलब अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर 5 टेस्ट दिए, उसका फुल्ली एनालिसिस किए, कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस पे हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छूटने के कारण हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 5 टेस्ट ही दीजिए, लेकिन उसका फुल एनालिसिस, फुल अपने आप को मेजर करना कि कहाँ गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकें, ये इम्पोर्टेंट है। ना कि आप 10-15 टेस्ट दे रहे हैं, बस स्कोर देख रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं, उदास हो जा रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। उसका एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से लास्ट 15 डेज में या तो आप 2 दिन का गैप लेके दीजिए या तो अल्टरनेट दीजिए, लेकिन जब भी दीजिए तो 9 to 12 और 2 to 5 में दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सिंगल पेपर दे रहे हो एक दिन में, क्योंकि वैसे दिमाग पे वैसा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि एक दिन में 2 सिटिंग देना दिमाग पे ओवरलोड जैसा होता है। अगर आपको डेली एक पेपर देने का आदत है और सडनली आप एग्जाम में जा करके देते हो, तो एक पेपर के बाद ही आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो चुका रहेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा बात नहीं। मतलब आपने कहा कि मतलब एक सप्ताह में मैक्स टू मैक्स 2 से टेस्ट दीजिए, लेकिन उसका एनालिसिस पूरे तरीके से कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देके खुशी दुख होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करिए कि मैं गलतियाँ कहाँ पे कर रहा हूँ, इस गलती को रेक्टिफाई मैं ज़्यादा से जल्दी कर सकूँ, क्योंकि एडवांस के अंदर आप जितनी कम गलतियाँ करोगे वो बेटर आपको रैंक ला करके देगा एज कम्पेयर टू कि आप ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी यही थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्योर क्वेश्चन को करो और करेक्ट करने की कोशिश करो। एक्यूरेसी शुड बी हाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अविनाश कि आपका आखिरी के 15 दिनों के अंदर क्या टाइम टेबल रहता था, क्या शेड्यूल रहता था आपके आखिरी के 15 दिनों में, आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते थे, ये एक बार बताइए। मेरा जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। बहुत लोग नाइट में स्टडी करना पसंद करते हैं, बहुत लोग मॉर्निंग स्टडी करना पसंद करते हैं। मेरा तो मॉर्निंग स्टडी था, तो रात में 10 बजे के करीब सो जाते, फिर 3:30 बजे के करीब उठना, फिर उस टाइम मेडिटेट करना, एटलीस्ट हाफ एन आवर मेडिटेट एक्सरसाइज। उसके बाद उस टाइम पे ऐसा चीज़ पढ़ना जो मेमोराइज करना हो, जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। उसके बाद फिर फिजिक्स पढ़ना। उसके बाद ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो सब कोई करते ही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर दोपहर में आप खाना खा लिए हों, उसके बाद बहुत तेज़ नींद आती है, तो उस टाइम कोई ऐसे सब्जेक्ट को लीजिए जो आपका फेवरेट हो, क्योंकि अगर वैसे सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आप बोरिंग सब्जेक्ट को ले लिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उस टाइम कंफर्म है कि नींद आएगी और आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि लास्ट के 15 डेज में टाइम मैटर्स अ लॉट। तो यही मेरा शेड्यूल था। और अगर आपका टेस्ट डे है तब तो आप 9 to 12 एंड 2 to 5 एकदम आप फिक्स कर लीजिए टेस्ट के लिए। और ये जो इन बिटवीन टाइम है उसको तो मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट दिए और उसके बाद सो गए, क्योंकि अगर ये हैबिट रही तो वो एग्जाम में भी दिखेगी। वहाँ सोने का तो कुछ जगह होगा नहीं, और आप नहीं सोए तो ब्रेन को तो हैबिट है सोने की, तो वो एग्जाम टाइम में सोना चाहेगा और आपका ब्रेन फिर उस टाइम काम नहीं करेगा। तो ये एक हैबिट बनाइए। और ये जो इन बिटवीन आवर्स होते हैं उसमें फुल रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आपको एक और टेस्ट देना है, एक और 3 आवर्स का टेस्ट देना है। जब तक हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करते हैं तब तक तो एक ही पेपर होता है 3 आवर्स का, तो वो हम लोग का ब्रेन ऐसे ट्रेन हो जाता है कि 3 आवर्स के टेस्ट के बाद ना फुल रिलैक्स हो जाता है कि अब तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होता है। एडवांस में आपको उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, तो फिर जाके आप एक और टेस्ट मतलब दोगे अच्छे से, फुल पोटेंशियल के साथ। तो ये रहा यार अविनाश का एक शेड्यूल था जो इन्होंने आखिरी के 15 दिनों के अंदर फॉलो किया। तो अविनाश, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आप आखिरी के 15 दिनों के अंदर कौन कौन से जो स्टडी मटेरियल्स थे वो आप अप्लाई करते थे, और कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स को आप सॉल्व करना प्रेफर करते थे आखिरी के 15 दिनों में, और आपने क्या क्या किया था, ये चीज़ को थोड़ा सा एलाबोरेट करें। लास्ट के 15 डेज में तो आप वही सॉल्व कीजिए जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि आप न्यू चीज़ सॉल्व करेंगे तो आप फिर फंसेंगे। न्यू चीज़ आप तब सॉल्व कीजिए जब आप टेस्ट देने जा रहे हो। मीन्स टेस्ट में तो न्यू क्वेश्चंस आएंगे ही, कॉन्सेप्ट बस सेम रहेगा। तो जो पहले से आपका सॉल्व किया हुआ है वो सॉल्व कीजिए, और बाकी टेस्ट में न्यू क्वेश्चंस बनाइए। मेरे मतलब हम ये प्रेफर करते थे
कि जो PYQs रहते थे उनको चैप्टर वाइज सॉल्व करते थे, और जो टेस्ट रहता था वो बिल्कुल ब्रांड न्यू रहता था, उसमें न्यू क्वेश्चंस रहते थे सेम कॉन्सेप्ट के, वो ज़्यादा अच्छा मीन्स रहता था। अगर आप केवल PYQ पे डिपेंडेंट रहते हैं कि प्रीवियस ईयर केवल टेस्ट दे देंगे और हो जाएगा आपका, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका मतलब ब्रेन ऐसा सोचेगा कि ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बनता है, तो वो पहले से ही एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर ब्रांड न्यू क्वेश्चन आता है तो आपका जो ब्रेन है वो कैसे बिहेव करता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और है अविनाश आपसे मेरा, कि क्या आप मतलब कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स को सॉल्व करते थे या PYQs को ही आखिरी के दिनों में, और क्या आपके जो कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स थे उस पर ज़्यादा फोकस करते थे या PYQs पे ज़्यादा फोकस करते थे? कोचिंग मटेरियल रहे या फिर कोई बुक्स रहे, आपको वही सॉल्व करना चाहिए जो आप स्टार्टिंग में ऑलरेडी कर चुके हो। और स्पेशली जब आप एडवांस की तैयारी करना स्टार्ट भी करते हो तो आप सब्जेक्टिव करते हो, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस करते हो, उसमें टिक मारते हो, सर्कल करते हो जो नहीं बनता, तो वो सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्कल क्यों मार्क किया हुआ है, उसको फिर से कहाँ मिस्टेक कर दिए थे, कहाँ वो सिले एरर हुआ था जिसके कारण वो सर्कल मार्क हुआ, उसको दोबारा कर लीजिए। और दूसरा बात है PYQ तो करना ही, वो तो कंपलसरी है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि पहले कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे आ सकते हैं। लेकिन जब भी आप टेस्ट दीजिए तो एकदम न्यू क्वेश्चंस का मीन्स टेस्ट दीजिए। आप प्रीवियस ईयर का टेस्ट देंगे, आप वो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन असल में जब JEE एडवांस में जाएंगे तो वहाँ PYQs नहीं मिलने वाले हैं। सेम टू सेम तो मिलने से रहे, कॉन्सेप्ट वाइज भी अगर फुल कॉन्सेप्ट का पहले क्वेश्चन आया हुआ था तो उसका हाफ कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होगा, बाकी हाफ एकदम न्यू रहेगा। तो ये चीज़ होता है, आप जो भी सॉल्व करें एकदम फुल्ली सॉल्व करें। मतलब इनका कहना यही कि मतलब जो भी आपने क्वेश्चंस को पहले लगा रखा है उन्हीं क्वेश्चंस को आप फॉलो करें, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करें, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा। और टेस्ट के अंदर जो आपको नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं टेस्ट के अंदर आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जहाँ पे आपको नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं जो आपने पुराना क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है उसके सॉल्व करोगे तो आपका रिविजन भी तगड़ा हो जाएगा और जो क्वेश्चन आपने कर रखे हैं वो क्वेश्चन भी आपके परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अविनाश आपने आखिरी के 15 दिनों में या एक महीने में, कुछ लोग होते हैं कि कुछ क्रैश कोर्स वगैरह प्रेफर करते हैं किसी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी भी जगह का, क्या आपने उसे कुछ प्रेफर किया था? एक केवल फिजिक्स के लिए प्रेफर किए थे, क्योंकि हम एडवांस इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर रहे थे, मीन्स पहले से ही सॉल्व कर रहे थे, मीन्स वो मेरे स्टडी मटेरियल में ही इंक्लूडेड था। तो एक आशीष अरोड़ा सर हैं, तो वो एडवांस इलस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट से एक वीडियो बनाए थे, और शायद कुछ बूस्टर करके, चेकलिस्ट बूस्टर ऐसा कुछ नाम था। तो पहले से मेरा इलस्ट्रेशन किया हुआ था, उसके बाद वो वीडियो देखें तो मेरा जितना भी पहले का इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन किए हुए थे एडवांस इलस्ट्रेशन के, वो सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अब भी आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं उसका जब एक बार रिवीजन होता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है, और दूसरी बात है कि आपको अपनी गलतियां भी पता चलती है कि हम उस टाइम मेरा ब्रेन कैसे सोच रहा था उस क्वेश्चन को, अभी कैसे सोच रहा है, अभी जो अप्रोच है वो सही है या नहीं है, उससे आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन का आंसर किया अविनाश। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लास्ट के कितने साल के आपने PYQs लगाए थे, मतलब आपके हिसाब से कितने सफिशिएंट होते हैं, कि मतलब लास्ट के 2-3 साल के लगा लो या 4-5 साल या 10 साल, किस तरीके कितने ईयर्स के आपने लगाए थे? मैंने लास्ट के 5 इयर्स के PYQs लगाए थे, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी सारे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। हाँ। तो जो मेरा फेवरेट चैप्टर्स था, और फेवरेट इन द सेंस ऐसा नहीं कि इजी चैप्टर उससे बस 1-2 मार्क्स के आ रहे हैं, पहले तो वेटेज पता होना चाहिए किस चैप्टर से कितने आ रहे हैं, और उनके क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए। जैसे फिजिक्स का बात करें तो उसमें मैग्नेटिज्म या रोटेशन हर जगह वो अप्लाई हो जाता है, तो रोटेशन करना तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो रोटेशन के PYQs किए थे, और अगर मैथ्स की बात करें लेकिन 5 साल से ज़्यादा नहीं है कि प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन करने बैठ जाए। 2016-2017 के बाद का क्वेश्चन कीजिए और फुल्ली कर दीजिए, सारे चैप्टर नहीं, जो चैप्टर के वेटेज ज़्यादा उनका कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिले। और एक चीज़ और कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं,
और कोई ऐसा चैप्टर का कॉन्सेप्ट रहता है जो आपको बिल्कुल मीन्स पसंद नहीं था, तो वो चैप्टर आप स्किप कर चुके हैं। लेकिन जो चैप्टर आप स्किप भी किए हैं उनका भी बेसिक आइडिया ज़रूर रखिए। लाइक मैंने स्किप किया था पीएनसी, लेकिन पीएनसी का बेसिक आइडिया उस टाइम भी मेरे पास था कि कैसे उसमें से चूज़ करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं। तो वो इतने बेसिक्स आइडिया रहने चाहिए, तभी वो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो दूसरे स्पेसिफिक क्वेश्चन में लगते हैं वो इजीली लग जाते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। मतलब अविनाश के हिसाब से आप आखिरी के 5 साल के अगर जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। आप 15 साल के 20 साल के प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करके, क्योंकि समय उतना बचा नहीं होता, काफ़ी कम समय है और इस समय को आप ज़्यादा से ज़्यादा को यूटिलाइज कर रहे हैं आपको, तो आप आखिरी के 5 साल को सॉल्व करिए तो वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अविनाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि कौन से, मतलब ऐसे 5-5 चैप्टर्स भी बता दो आप, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारे स्टूडेंट्स को कि वो आपका वेटेज के हिसाब से कि आपको मतलब क्या लगता था कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में। लाइक फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, जो सारा डिराइवेशन वगैरह, डिराइवेशन तो एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन आपको डिराइवेशन पता ही होने चाहिए, क्योंकि एडवांस ऐसा है वो डायरेक्ट तो नहीं पूछता, लेकिन थोड़े से चेंजेस करने से सब कुछ चेंज हो जाता है, रिजल्ट में चेंज आ जाता है। तो इन केस फिजिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एकदम करना ही चाहिए। और बाकी फिर आप देखिए ज़्यादा वेटेज आता है रोटेशन में, बहुत कोई का रोटेशन फेवरेट नहीं होता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब का बेसिक आइडिया एकदम आप रखिए, क्योंकि ये कहाँ कब कैसे यूज हो जाएगा ये आपको खुद नहीं पता चलेगा। और दूसरा अगर देखें तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी इजी चैप्टर है, इसको तो आप पूरा कर ही लीजिए, कुछ ही फार्मूलाज हैं उसी से हो जाएगा। और अगर बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक आइडिया रखिए, स्पेशली अगर क्वेश्चन आ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है एडवांस का, स्टार्टिंग में देखने से क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक करके उसको मतलब क्वेश्चन को समझते जाते हो, स्टेप्स करते जाते हो, लगता है कि ये सॉल्व नहीं होने वाला है, लेकिन घूम फिर करके वो एक ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है जिसका वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे चुका है, तो वो फुल एक्सप्रेशन का वैल्यू वहाँ पे आपको निकल जाता है। उसके इंडिविजुअल मीन्स अल्जेब्रिक जो भी वेरिएबल्स है उसको नहीं निकालना पड़ता, तो ये खुद में कॉन्फिडेंस रखिए कि वो निकल जाएगा। और अगर मैथ्स में बोलें तो क्लास 12 का वेटेज ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ईओडी उसका फेवरेट, जेई एडवांस का। और अलजेब्रा का अगर बात करें तो सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब तो सबका फेवरेट रहता है। और अलजेब्रा में पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी सबको इतना पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी आप उसका बेसिक आइडिया रखिए। और अगर केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में तो फुल्ली ऐसे वेटेज तो नहीं पता है, सब 1 साल होने वाला है तो सब भूल चुके हैं ज़्यादातर वेटेज, लेकिन एज सच मेरे हिसाब से जीओसी और आइसोमेरिज्म एडवांस को बहुत पसंद है, क्योंकि वो कंपाउंड का रिएक्शन तो करवा देते हैं, लेकिन अब वो आइसोमेरिक उसके कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर आपको आइसोमेरिज्म नहीं आया, आप पूरा रिएक्शन का प्रोडक्ट निकाल भी लिए फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा। मीन्स आप कैसे अब बोलेगा कि कितना प्रोडक्ट्स बना उसको काउंट करके लिखिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं जब आपको आइसोमेरिज्म नहीं आता, कन्फॉर्मर्स वगैरह आपको नहीं पता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको जीओसी और आइसोमेरिज्म तो आना ही चाहिए। फिजिकल का बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये काफ़ी एडवांस का फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, इसको जरूर कीजिए। सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन कंपलसरी है, वो आता ही आता है और काफ़ी इजी आता है, वो हो जाएगा। इनऑर्गेनिक तो आप सब पढ़ लीजिए, क्योंकि कहाँ से किसको मिक्स करेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, वो सीधा बोलेगा कि नाइट्रोजन गैस किस किस रिएक्शन से आ रहा है। अब वो जो रिएक्शन है वो ऑर्गेनिक का भी है, और क्योंकि ये Na2 प्लस HCl जब NaNO2 प्लस HCl जब मिलता है वहाँ से भी नाइट्रोजन निकलता है। इनऑर्गेनिक में तो बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें से मतलब N2 निकलता है, तो वो मिक्स कर देता है। तो आपको सारा कुछ मतलब पढ़ा हुआ होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए स्पेशली। अब बाकी मैथ्स और फिजिक्स में आप थोड़े बहुत स्किप कर सकते हैं बेसिक नॉलेज लेने के बाद। तो यार लास्ट क्वेश्चन अविनाश आपसे ये है कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती थी आपकी आखिरी के 15 दिनों में, या फिर आप किसी भी मॉक टेस्ट के अंदर जो पेपर अटेम्प्ट करते थे, एडवांस का हो गया, तो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या थी?
मेरा स्ट्रेटेजी जो था वो मेन से ही हम फॉलो कर रहे थे, और स्ट्रेटेजी लास्ट के 15 डेज में आप बिल्कुल चेंज मत कीजिए। लाइक मेरा था फिजिक्स 1 आवर देना है, उसमें जितने क्वेश्चन बन सके अच्छा है। उसके बाद केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप टाइम निकाल के बाकी दोनों में दे सकते हो, तो केमिस्ट्री में फुल्ली 1 आवर कभी मत दीजिए, 30 to 35 मिनट सफिशिएंट होते हैं। और उसके बाद फिर आप आ जाइए मैथ्स में, उसमें भी 1 आवर दीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका मीन्स जो फिजिक्स है वो इजी पूछा है कि मैथ्स इजी पूछा है, या इजी या हार्ड पूछे, आपसे कितना बन रहा है। तो उसके हिसाब से जो केमिस्ट्री का जो टाइम बचा उसको आप दोनों में यूटिलाइज कीजिए, उसको क्रॉस चेक करने में, नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में उसको यूज़ कीजिए। यही था पेपर 1 में, और सेम चीज़ फॉलो कीजिए पेपर 2 में। बहुत कोई प्रेफर करते हैं कि पहले केमिस्ट्री करते हैं फिर फिजिक्स या मैथ, आप कैसा भी फॉलो कीजिए, केमिस्ट्री को कम से कम टाइम में ख़त्म कीजिए, और सिली मिस्टेक करना मीन्स केमिस्ट्री में स्पेशली मत कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उसको 20-25 मिनट में कर रहे हो और इतना सारा सिली मिस्टेक कर दे रहे हो कि फिर सारा ही बेकार हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग में फिर वो चला जाएगा। तो ये था मेरा अटेम्प्ट करने का। तो अविनाश, आपकी तरफ से एक फाइनल टिप्स एक दे दीजिए हमारे बच्चों को, जो कि वो अपने एडवांस के में थोड़ा सा अप्लाई कर सके। आपकी तरफ से एक फाइनल टिप क्या होनी चाहिए? फाइनल टिप एडवांस के लिए तो एक ही चीज़ है, बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योरसेल्फ, एंड जब भी ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है तो बस मन में ये बोलो, आई कैन डू दिस एंड आई विल। और यही कॉन्फिडेंस के साथ जो भी काम कर रहे हो, चाहे अभी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं बन रहा है, मन में यही सोचो, आई कैन डू दिस एंड आई विल, एंड क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। यार ये था अविनाश, जिन्होंने आप सभी के साथ डिस्कस की कि आखिरी के 15 दिनों में इन्होंने क्या किया था, क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया था, और ये 97 परसेंटाइल से उठ के जेईई एडवांस में 2000 रैंक तक क्रैक करके आए, और करंटली आईआईटी धनबाद के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर जो ये स्ट्रैटेजीज और अगर जो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अविनाश भाई का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम मिल जाएगा, तो जाकर के वहाँ पे आप फॉलो भी कर सकते हो। तब तक के लिए यार थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।